मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमा करता। मैं कहता हूं कि गेगले गोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए अभिवादन जितेंद्र कुमार चंचल का। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो जनमानस का न सिर्फ कवि था, बल्कि वो अपनी हर कविता को जीवित कर उसके साथ जीने की कला भी थी। तो हम बात कर रहे हैं एक विद्रोही कवि आदरणीय रमाशंकर यादव विद्रोही का। रमाशंकर यादव विद्रोही जनकवि, बोहेमियन अस्तित्व और उत्तर पूंजीवाद व्यवस्था के विरुद्ध काव्य प्रतिरोध के रूप में इन्हें जाना जाता है। रमाशंकर यादव विद्रोही आधुनिक हिंदी साहित्य के उन विरल हस्ताक्षरों में से एक हैं जिनका जीवन, लेखन और राजनीतिक कर्म एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। वे केवल कवि नहीं थे, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के स्थापित ढांचों के प्रति एक मूलगामी प्रतिरोध का मूर्त रूप थे। उनका काव्य वाचिक परंपरा में विकसित हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के परिसर में छात्रों के बीच जन आंदोलनों का प्रेरक बल बना। उनकी काव्य संवेदना ऐतिहासिक भौतिकवाद, स्त्री विमर्श और जाति आधारित शोषण के तीखे विरोध पर केंद्रित है, जो उन्हें समकालीन हिंदी कविता के समानांतर खड़ा करती है। रमाशंकर यादव विद्रोही जेएनयू का एक अनाधिकृत कवि। आसमान में धान बोने वाला विद्रोही रमाशंकर यादव ने स्वयं के लिए विद्रोही उपनाम चुना, जो उनके समूचे व्यक्तित्व और काव्य की आधारशिला बन गया। उनका केंद्रीय वक्तव्य, जिनमें वे धार्मिक पाखंड को चुनौती देते हैं, उनकी विचारधारा का सार है, पगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। यह कथन उनकी कविता नई खेती का हिस्सा है और मात्र एक साहित्यिक पंक्ति नहीं, बल्कि स्थापित सत्ताओं और अंधविश्वास पर आधारित व्यवस्था के प्रति उनकी मूलगामी चुनौती थी। वे दुनिया की लिखी लिखाई बातों के बहकावे में न आकर अपनी बात कहने की कोशिश करने वाले प्रगतिशील चेतना के ध्वजवाहक थे। विद्रोही को वर्तमान हिंदी कविता के समानांतर एक बोहेमियन कवि साबित किया गया है। बोहेमियन अर्थात रूढ़िवाद से मुक्त। उनका जीवन किसी मध्यम वर्गीय अनुशासन से बंधा हुआ नहीं था और इसी कारण उनकी कविताएं भी इस धरती और आकाश के बीच खुली और अकेली महसूस होती हैं। उनकी कविताएं और व्यक्तित्व शहराती और अपवर्डली मोबाइल संवेदना के लोगों के लिए जटिल और मुश्किल थी, क्योंकि वे व्यवस्था के सहज स्वीकृत मार्गों से कोसों दूर थे। रमाशंकर यादव का जन्म 3 दिसंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत अहिरी फिरोजपुर गांव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई और उन्होंने सुल्तानपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके उपरांत उन्होंने कमला नेहरू इंस्टीट्यूट में वकालत में दाखिला लिया, जिसे वे पूरा नहीं कर सके। उनका जीवन निर्णायक रूप से 1980 में बदल गया, जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में स्नातकोत्तर में प्रवेश लिया। हालांकि उनका अकादमिक जुड़ाव अल्पकालिक रहा। 1983 में एक छात्र आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें जेएनयू से निष्कासित कर दिया गया। जेएनयू से निष्कासन के बाद विद्रोही ने परिसर को नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे अपनी कर्मस्थली बताया और कहा कि उन्होंने यहाँ के हॉस्टलों में, पहाड़ियों और जंगलों में अपने दिन गुजारे हैं। विद्रोही का कोई आय का स्रोत नहीं था और वे छात्रों के सहयोग से ही कैंपस के अंदर जीवन बसर करते रहे। संस्थागत बहिष्कार और आय के अभाव के बावजूद जेएनयू परिसर में उनका आजीवन निवास औपचारिक साहित्यिक और अकादमिक ढांचे के विरुद्ध उनके अस्तित्वगत प्रतिरोध की रणनीति को दर्शाता है। यह अलगाव ही उन्हें जनकवि के रूप में स्थापित भी करता है, जहां उनके दर्शक यानी छात्र समुदाय उनके संरक्षक बन जाते हैं। इस तरह उनका शरीर और उनकी कला दोनों ही संस्थागत दमन के खिलाफ प्रमाण पेश करते थे। उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें इस प्रकार हैं। 1980 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में स्नातकोत्तर में प्रवेश उनके राजनीतिक और वैचारिक जीवन की आधारशिला। 1983 में छात्र आंदोलन के बाद जेएनयू से निष्कासन, संस्थागत अलगाव और बोहेमियन जीवन शैली का प्रारंभ। 1983 से 2015 जेएनयू कैंपस में आजीवन निवास, छात्रों के सहयोग पर जीवन यापन, वाचिक परंपरा को मजबूत करना, जीवन और काव्य की एकात्मकता। 2011 एकमात्र प्रकाशित काव्य संग्रह नई खेती का प्रकाशन। औपचारिक साहित्यिक मंच पर उपस्थिति 8 दिसंबर 2015
ऑक्यूपाई यूजीसी प्रोटेस्ट के दौरान निधन। यह थी रमाशंकर यादव विद्रोही की जीवन लीला। अब आते हैं इनकी अगली कड़ी में। व्यक्तित्व की विलक्षणता और संघर्ष का अंत विद्रोही का यानी रमाशंकर यादव विद्रोही का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था। यद्यपि कैंपस के कुछ पुराने छात्र उनकी मानसिक अस्वस्थता का उल्लेख करते थे, वे इस बात पर भी जोर देते थे कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाई और न ही अपशब्द कहे। यह विरोधाभास स्थापित मध्यम वर्गीय मापदंडों और पूंजीवादी अनुशासन के प्रति उनकी अस्वीकृति को दर्शाता है, जबकि उनका नैतिक आचरण उनके जनकवि के रूप में मानवीय पक्ष को मजबूत करता है। उनकी विक्षिप्तता समाज के लिए थी, न कि उनके मानवीय मूल्य के लिए। अपने जीवन के अंतिम दौर तक वे सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल रहे। उनका निधन 8 दिसंबर 2015 को जेएनयू के छात्रों के साथ ऑक्यूपाई यूजीसी प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी के दौरान हुआ। संघर्ष के मैदान में हुई उनकी यह मृत्यु उनके काव्य की अंतिम राजनीतिक क्रिया बन गई। विद्रोही की काव्य संवेदना पूरी तरह से उनके नाम के अनुरूप है। यह व्यवस्था और सत्ता के बने बनाए ढांचे का एक मूलगामी नकार प्रस्तुत करती है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता और आवृत्ति से मजबूत प्रतिरोध उत्पन्न करती है। वे धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक असमानता के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। उनके काव्य का वैचारिक आधार वैज्ञानिकी वैचारिकी पर टिका है। यह मार्क्सवादी दर्शन जैसे कथादेश की में भगत सिंह और बम के दर्शन को जिंदा बताना और ऐतिहासिक भौतिकवाद से प्राप्त सत्य को अपनी कविताओं में सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते थे। इस सत्य का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य मनुष्य समान है और स्त्री पुरुष समान है। विद्रोही की कविता जन शक्तियों के सामने प्रतिरोध रचती है, जो इनमें भेद पैदा करती है। वे धार्मिक प्रतिरोधों को केवल आस्था के रूप में नहीं, बल्कि पूंजीवादी शोषण की राह में आसान कर देने वाले राजनीतिक ढांचे के रूप में देखते हैं। उनकी कविताएं भारत में जाति आधारित शोषण, जो धर्म के अनुषांगिक रूपों से जुड़ा रहा है, का उदाहरणों के साथ विरोध करती है। रमाशंकर यादव विद्रोही वाचिक परंपरा के कवि थे और छपास रोग से मुक्त थे। उनकी कविताएं लंबे समय तक अप्रकाशित रहीं और केवल उनकी स्मृति में सुरक्षित थे। वे कविताएं लिखकर पढ़ने के बजाय खड़े होकर जबानी तैयार की गई कविताओं का पाठ करते थे। इस वाचिक परंपरा ने उनकी कविताओं को एक विशेष आदिम उत्तेजना और एक विद्रोही तेवर प्रदान किया, जिससे उनका हर पाठ एक प्रदर्शन कला यानी परफॉर्मेंस आर्ट बन जाता था। जहां वे कहते थे, देखो यह हूं मैं। जिस समय विद्रोही कविता रच रहे थे वह हिंदी साहित्य में कवियों की बहुतायत का समय था। फिर भी वे अभिजात अफसर, प्रोफेसर और मध्यम वर्गीय गिरोही के कवियों से अलग होकर अपनी भाषा की कविता में एलियंट होकर किनारे छूट गए। हिंदी समाज ने उन्हें जेएनयू कैंपस की चारदीवारी के भीतर महदूद रखने की कोशिश की, लेकिन विद्रोही की आवाज बहुत बुलंद थी। उनकी कविताओं की लोकप्रियता ने उन्हें आंदोलनकारी युवाओं का सबसे प्रिय कवि बनाया और उन्हें लोक का कवि घोषित किया गया। विद्रोही की रचनाओं का एकमात्र प्रकाशित संग्रह नई खेती है, जिसका प्रकाशन उनके जीवन के अंतिम दौर 2011 में सांस जसम द्वारा किया गया। इस संग्रह में उनकी सर्वाधिक चर्चित कविताएं संकलित हैं, जिसमें एक आग का दरिया है, जन गण मन, हमारी दुनिया हमारी भैंस, औरतें धर्म, नई दुनिया, पुरखे गुरिल्ला, कन्हाई का हार, खून जलता है और जवाबी कार्यवाही जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं शामिल है। इस संग्रह का संपादन ब्रजेश यादव ने किया और इसका दूसरा संस्करण 2018 में नवारुण प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। विद्रोही का काव्य उनकी वैचारिक स्पष्टता, सामाजिक न्याय की तीव्र भावना और प्रतीकों के क्रांतिकारी प्रयोग के लिए जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन उनके दर्शन को स्पष्ट करता है। प्रतिरोध का स्तर, पाखंड और आस्था का विरोध। नई खेती में अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है। मौलिक धार्मिक मिथकों का वैज्ञानिक तार्किक नकार थी। सत्ता और अधिनायकवाद पर व्यंग, जन गण मन, पहले जन गण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग विधाता मरे। राजनीतिक शासक वर्ग के प्रतीकों की चुनौती थी। पितृ सत्ता और सामाजिक न्याय में औरत, भविष्य में वह आखिरी औरत मेरी बेटी होगी और यह मैं नहीं होने दूंगा। सामाजिक ऐतिहासिक अन्याय को वर्तमान जिम्मेदारी से जोड़ना था। जाति धर्म और शोषण धर्म, ब्राह्मण का बेटा बूढ़े चमार के बलिदान पर जीता है। संरचनात्मक धर्म और जाति के आर्थिक गठजोड़ का पर्दाफाश, साम्राज्यवाद विरोधी चेतना कथा देश की थी। कविता नई खेती
जाति धर्म और शोषण धर्म, ब्राह्मण का बेटा बूढ़े चमार के बलिदान पर जीता है, संरचनात्मक धर्म और जाति के आर्थिक गठजोड़ का पर्दाफाश, साम्राज्यवाद विरोधी चेतना कथा देश की। कविता नई खेती विद्रोही की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसमें कवि किसान बनकर एक असंभव कार्य की घोषणा करता है। मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पगले आसमान में धान नहीं जमता। मैं कहता हूं कि पगले गोगले, अगर जमीन पर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान भी जम सकता है, और अब तो दोनों में से एक होकर रहेगा, या तो जमीन से भगवान उखड़ेगा या आसमान में धान जमेगा। यह कविता धार्मिक पाखंड और आर्थिक यथार्थ के बीच सीधा वैचारिक द्वंद्व स्थापित करती है। विद्रोही यहां यथार्थ के खिलाफ स्थापित अलौकिक सत्ता के दावे को विपरीत असंभव कार्य द्वारा तर्क के कटघरे में खड़ा करते हैं। उनका उद्देश्य यह घोषणा करना है कि यदि लोग तर्कहीनता को स्वीकार कर सकते हैं तो वे एक नई तार्किक दुनिया की स्थापना के लिए भी लड़ सकते हैं। यह कविता किसानों की आशा और धार्मिक आडंबर के विरोध का क्रांतिकारी घोषणा पत्र है। उनकी कविता जनगण मन, राष्ट्रीय प्रतीकों और सत्ता संरचना पर सीधा हमला है। यह कविता एक पराजित योद्धा के आत्मस्वीकार से शुरू होती है। कवि अपनी मृत्यु की इच्छा व्यक्त करते हुए भी एक राजनीतिक क्रम स्थापित करते हैं। मैं भी मरूंगा और भारत भाग्य विधाता भी मरेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जन गण मन अधिनायक मरे, फिर भारत भाग्य विधाता मरे, फिर साधु के काका मरे, यानी सारे बड़े बड़े लोग पहले मर लें, फिर मैं मरूं आराम से। उधर चलकर बसंत ऋतु में यह मृत्यु का क्रम सत्ता के पतन की अनिवार्यता को दर्शाता है। कवि अपनी मृत्यु की एक निजी घटना नहीं रहने देना चाहता, बल्कि उसे क्रांति की विजय के बाद मिली शांति के साथ जोड़ता है। इस इच्छा में कवि अपनी अंतिम विदाई को एक सामूहिक उत्सव बनाने का आग्रह करते हैं, जहां मित्र दिल लगी करें कि यह विद्रोही भी क्या तगड़ा कवि था कि सारे बड़े बड़े लोगों को मरवाकर तब मरा। चूंकि उनका निधन सत्ता विरोधी आंदोलन के दौरान हुआ, उनका वास्तविक बलिदान उनके काव्य को यह व्याख्यान देता है कि भले ही सत्ता जीवित रहे, विद्रोही की मृत्यु संघर्ष के मैदान में बलिदान होकर उनकी अंतिम राजनीतिक क्रिया बन गई, जो अनवरत प्रतिरोध का प्रतीक है। स्त्री विमर्श विद्रोही के काव्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। कविता औरतें पितृसत्तात्मक हिंसा की ऐतिहासिक निरंतरता पर प्रश्न उठाती है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वह आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा। मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यह नहीं होने दूंगा। यह उद्धरण पितृसत्तात्मक हिंसा को एक ऐतिहासिक निरंतरता के रूप में देखता है, जो मां से शुरू होकर बेटी तक जारी है। कवि का संकल्प इस चक्र को तोड़ने का है। विद्रोही यहां स्थापित न्याय और धार्मिक प्रणालियों को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। मैं एक कवि हूं, मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक ही साथ औरतों की अदालत में तलब कर दूंगा और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूंगा। औरतों की अदालत का आह्वान करना केवल न्याय की मांग नहीं है, यह मौजूदा कानूनी और धार्मिक संरचनाओं, जिसमें पुलिस और पुरोहित जो महिला के खिलाफ दावों और डिक्रियों को पारित करते हैं, को पूरी तरह से निरस्त करने का एक कट्टरपंथी एजेंडा है। यह स्पष्ट करता है कि उनकी नजर में स्थापित न्याय प्रणाली महिलाओं को न्याय देने में अक्षम है। कविता धर्म के सामाजिक और आर्थिक कार्य को उजागर करती है, यह स्पष्ट करते हुए कि धर्म केवल विश्वास नहीं बल्कि शोषण का एक शक्तिशाली हथियार है। विद्रोही जाति आधारित शोषण को धार्मिक ग्रंथों के प्रयोग और मिथक के माध्यम से जोड़कर देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तमों के वंशज उखाड़ कर फेंक देते हैं संबुकों का गांव, और जब नहीं चलता इससे भी काम तो धर्म के मुताबिक काट लेते हैं एकलव्य का अंगूठा। बामन का बेटा बूढ़े चमार के बलिदान पर जीता है। विद्रोही के अनुसार जाति भेद पूंजीवाद शोषण का मार्ग और समतल कर देता है। धर्म, संपत्ति और श्रम पर उच्च जातियों के नियंत्रण को सुनिश्चित करता है, जैसा कि वे निष्कर्ष निकालते हैं कि किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है और कागजात बताते हैं कि विवादित भूमि राम जानकी की थी। धार्मिक पहचान और जातिगत श्रेष्ठता आधुनिक पूंजीवादी शोषण को वैध बनाने का एक औजार है। हमारी दुनिया हमारी भैंस और कन्हाई कहार बहुजन चेतना का अर्थशास्त्र है। विद्रोही ने अपने ग्रामीण और अहीर पृष्ठभूमि से जुड़े श्रम के यथार्थ को रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत किया।
कविता हमारी दुनिया हमारी भैंस में वह कहते हैं, मैं अहीर हूं और ये दुनिया मेरी भैंस है, मैं उसे दूह रहा हूं और कुछ लोग उसे कुदा रहे हैं। नुकसान तो हर हालत में हमारा ही होगा, क्योंकि भैंस हमारी है और दुनिया भी हमारी है। यह सरल रूपक ग्रामीण श्रम और पूंजीवादी दोहन के जटिल अर्थशास्त्र को दिखाता है। कुदाने वाले यानी शोषक वर्ग परिणाम की चिंता किए बिना लाभ उठाते हैं, जबकि अहीर यानी श्रमजीवी हर हाल में नुकसान ही झेलता है। इसी तरह कन्हाई कहार में हाशिए के मजदूर के जीवन उसके शारीरिक कष्ट और अदृश्य श्रम की वेदना का मार्मिक चित्रण है। कविता में कहा गया है कि रुकी हुई सांसें में खौल उठती हैं खांसियां और गुरु गंभीर बहू को कंधे पर लादकर कुफार बोलने में कमर तक हचक जाती है। यह मजदूरों की अदृश्य पीड़ा और श्रम की क्रूर यथार्थता को सामने लाता है, जिसके लिए फागुन के कबीर या कहरवा गीतों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। विद्रोही ने अपनी कविताओं में हिंदी यानी खड़ी बोली के साथ साथ अवधी और ठेठ लोक मुहावरों का प्रयोग किया, जिससे उनकी भाषा सीधी ध्वन्यात्मक और त्वरित समझ वाली बनती थी। वाचिक कवि होने के कारण उनकी कविता प्रदर्शन करा यानी परफॉर्मेंस आर्ट के समान होती थी। उनकी आवाज की बुलंदी और आदिम उत्तेजना उनके काव्य पाठ को एक अनोखा ऊर्जा देती थी। उनकी कविताएं स्थानीय सरोकारों से जुड़ी होते हुए भी वैश्विक साम्राज्यवाद विरोधी चेतना से लैस होती थी। वे इतिहास और भूगोल के प्रतीकों का प्रयोग करते थे, जैसे मोहनजोदड़ो रोमन के गुलाम बंगाल की जुलाहे और विश्व युद्ध अमेरिका में आतंक राज। कविता पुरखे में वे सैंधव टापों, ग्रीक, मिस्र, मगध, हड़प्पा, सवाना, वोल्गा, मिसिसिपी और यांगत्सी नदी का जिक्र करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि उनका संघर्ष केवल स्थानीय नहीं बल्कि इतिहास और भूगोल में व्याप्त हर प्रकार के दमन के विरुद्ध था। विद्रोही के काव्य में क्रांति और प्रेम का सामंजस्य भी दिखता है। विद्रोही के प्रेम की अवधारणा भी विशुद्ध रूप से राजनीतिक और क्रांतिकारी है। जैसा कि उनकी कविता एक आग का दरिया है में व्यक्त होता है, वे पूंजीवादी चौपालों और सामंतवादी दलालों द्वारा औरत के तन और मुर्दे के कफन को बिकता हुआ देखकर प्यार को व्यभिचार और शादी को बर्बाद मानते हैं। लेकिन जब उन्हें अपनी प्रेमिका दिखती है तो वे कहते हैं, मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूं कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है कि क्रांति होगी। उनके लिए प्रेम एक निजी भावना नहीं है बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक ऊर्जा है। प्रेमिका का सौंदर्य उन्हें बिस्तर से समर की ओर ढकेलता है। उनकी कल्पना है कि जब प्रेमिका को गोली लगेगी और उसका खून धरती पर बहेगा तो क्रांति पागल की तरह उन्मुक्त हो जाएगी। यह दर्शाता है कि विद्रोही के लिए निजी पीड़ा और राजनीतिक बलिदान अविभाज्य है। विद्रोही की साहित्यिक विरासत पहचान की राजनीति के कारण जटिल हो जाती है। कवि ने स्वयं को विद्रोही उपनाम देकर एक वैचारिक सार्वभौमिकता और वर्ग संघर्ष पर जोर दिया। हालांकि उनके निधन के बाद उनकी जातिगत पहचान यानी यादव, जिसको अहीर भी कहा जाता है, पर जोर दिया जाने लगा। इस संदर्भ में यह देखा गया कि उनकी कविताएं तो क्रांतिकारी तिजारत का असबाब बन गई, लेकिन उनकी पहली किताब प्रकाशित होने के बाद उन्हें यादव बनाए जाने का दुख मनाया जाता रहा। इस संदर्भ में यह देखा गया कि उनकी कविताएं तो क्रांतिकारी तिजारत का असबाब बन गई, लेकिन उनकी पहली किताब प्रकाशित होने के बाद उन्हें यादव बनाए जाने का दुख मनाया जा रहा था। यह विवाद आधुनिक हिंदी साहित्य में पहचान की राजनीतिक की जटिलता को उजागर करता है। हाशिए के कवियों का साहित्य उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न राजनीतिक साहित्यिक खेमों द्वारा दावेदारी का विषय बन जाता है। इस प्रकार उनके काम को विशिष्ट जातीय लेंस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार उनके काम को विशिष्ट जातीय लेंस के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया जाता है, जो उनके मूल क्रांतिकारी संदेश को केवल पहचान तक सीमित करने की कोशिश हो सकती है। यह द्वंद्व बहुजन विमर्श की सीमाओं और ताकत दोनों को परिभाषित करती है। रमाशंकर यादव विद्रोही जेएनयू के छात्र आंदोलनों में एक अनिवार्य उपस्थिति थे। उनकी कविताएं छात्रों के अधिकारों, किसानों की समस्याओं और महिलाओं के अधिकारों की बात उठाते हुए सत्ता के विरोध का नैतिक बल बनती थी। उनकी विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। नितिन पमनानी द्वारा निर्देशित वृत्त चित्र आई एम योर पोएट यानी मैं तुम्हारा कवि हूं, जो उनके जीवन संघर्ष पर आधारित है, ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का प्रतिष्ठित गोल्ड कॉन्च पुरस्कार जीता।
यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान इस बात को प्रमाणित करती है कि विद्रोही का संघर्ष केवल भारत की नहीं बल्कि वैश्विक पूंजीवादी और संस्थागत दमन के खिलाफ रचनात्मक प्रतिरोध की सार्वभौमिक कहानी है। उनकी अमरता का सबसे बड़ा प्रमाण उनका स्वयं का वक्तव्य है जो मृत्यु को नकारता है। मरने को चे ग्वेरा भी मर गए और चंद्रशेखर भी, लेकिन वास्तव में कोई नहीं मरा है। जब मैं जिंदा हूं तो सब जिंदा हैं। इस कलिकाल में अनेकों बार उन्हें राष्ट्रीय अखबारों और पत्रिकाओं में मरा हुआ घोषित किया गया, लेकिन वे कहते थे मैं जिंदा हूं और गा रहा हूं। उनकी मृत्यु पर सोशल मीडिया पर उनका नाम ट्रेंड करना और उन्हें तगड़ा कवि घोषित किया जाना हिंदी साहित्य में उनकी अपरिहार्य वाचिक लोकप्रियता को दर्शाता है। उनके शब्द वनमेला की तरह फूलते और महुए की भांति चूते रहने वाले हैं। और अंत में रमाशंकर यादव विद्रोही हिंदी कविता में एक अद्वितीय और जटिल स्थान रखते हैं। उनकी काव्य यात्रा संस्थागत दमन के खिलाफ व्यक्तिगत संघर्ष, मार्क्सवादी वैचारिकी और बहुजन प्रतिरोध का समागम थी। उन्होंने अपने बोहेमियन अस्तित्व को ही अपने काव्य दर्शन का मजबूत प्रमाण बना दिया। उनका साहित्य सत्ता के प्रतीकों, धार्मिक रूढ़ियों और पितृसत्तात्मक हिंसा पर सीधा और तार्किक हमला करता है। वे धार्मिक पहचान और जातिगत श्रेष्ठता को पूंजीवादी शोषण के संरक्षकों के रूप में देखते हैं और इस संरचना का पर्दाफाश करते हैं। उनकी मृत्यु जो एक छात्र आंदोलन के दौरान हुई, उनके राजनीतिक संघर्ष की निरंतरता को सुनिश्चित करती है और उनके काव्य की अंतिम पंक्ति को वीरानी भरी अमरता प्रदान करती है। यद्यपि उनकी विरासत को साहित्यिक बाजार में पहचान की राजनीति के जटिल दावों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी बुलंद आवाज और उनकी मौलिक विद्रोही तेवर उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में एक परिहार्य और अमर जनकवि के रूप में स्थापित करते हैं। उनका योगदान न केवल कविता के माध्यम से बल्कि एक वैकल्पिक जीवन शैली के माध्यम से भी स्थापित व्यवस्था को चुनौती देना था। रमाशंकर यादव विद्रोही की सांसें 8 दिसंबर 2015 को भले ही थम गए, लेकिन उनकी कविता, उनकी बुलंद आवाजें, उनकी बेबाकपना, शोषितों वंचितों की हक मांगती शब्द अनवरत और अविरल जेएनयू के कैंपस और पूरे भारत में अमर रहेगी। और जब भी कालांतर के किसी भी कालखंड में अत्याचार होगा, उनकी कविता पुनः जिंदा होकर एक नया उत्साह पैदा करेगी, एक नया ऊर्जा भरेगी। इस बोहेमियन कवि को सादर नमन, नमस्कार।